नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रभा में। तो वो बच्चे जो आरबीएसई बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने कल अपना चित्रकला पेंटिंग सब्जेक्ट कोड 17 का बोर्ड एग्ज़ाम दिया है और इस वीडियो में देखेंगे आप अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया गया है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं सही। तो क्वेश्चन पेपर साथ में रखेंगे और टिक लगाते जाएंगे करेक्ट आंसर पर। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न आधे नंबर में आपसे पूछा गया था, कल्प सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बेटा जैन धर्म। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन है, बनी ठनी कृति किसने चित्रित की थी? तो ये भी आप लोगों को आता होगा और इसका आंसर है ऑप्शन ए निहाल चंद। निहाल चंद ने बनी ठनी को बनाया था किशनगढ़ शैली में। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैडोना एंड चाइल्ड किसने चित्रित की थी? तो मैडोना एंड चाइल्ड के चित्रकार का नाम है ऑप्शन डी डेविड, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मैडोना एंड चाइल्ड के चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये भी आपके आधे नंबर में ही प्रश्न है, जहांगीर का सपना कृति किसने चित्रित की थी? तो जहांगीर का सपना चित्र बनाया था बेटा अबुल हसन ने। ठीक है, अबुल हसन जहांगीर का सबसे फेवरेट चित्रकार था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नुजूम उल उलूम जो ग्रंथ है जो खगोल विद्या पर आधारित है उसका संबंध है बीजापुर चित्रकला शैली से। फिफ्थ का ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, नैनसुख और मनकू किस शैली से संबंधित है? तो नैनसुख और मनकू ने गुलेर शैली में काम किया है और गुलेर के बाद इन्होंने कांगड़ा में भी काम किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द गुलेर शैली, ऑप्शन डी। इसके बाद आप लोगों के आधे नंबर में क्वेश्चन है रिक्त स्थान। उससे पहले बेटा शिक्षा प्रभा को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इसी तरह से अपनी चित्रकला संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए। और उसके साथ ही साथ वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। तो निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में सबसे पहला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव, है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए था। सेकंड है, पक्षी विश्राम पर बाज, इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता था, इसका आंसर है मंसूर। मंसूर ने इस चित्र को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ली पेंटिंग का संबंध कौन से राज्य से है? तो महाराष्ट्र राज्य में वर्ली पेंटिंग बनाई जाती है। मदर टेरेसा बनाई तो खैर हर में जाती है, लेकिन मतलब कोई कला का कोई स्टेट से संबंध होता है तो महाराष्ट्र की लोक कला है वर्ली। और मदर टेरेसा किसने बनाई है? तो एमएफ हुसैन ने बनाई है। ठीक है, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे ख़त्म हो गए। और अभी जो क्वेश्चंस आपके शुरू हो रहे हैं वो हैं आपको जिनको एक लाइन में जिसका आंसर देना था। तो रागमाला चित्र क्या है? तो रागों पर आधारित चित्रों को रागमाला बोला जाता है। रामायण का युद्ध कांड किसने चित्रित किया था? तो रामायण का युद्ध कांड किया था चित्रित साहबदीन ने। ठीक है, मेवाड़ शैली में। इसके बाद आपका है तीसरा क्वेश्चन, तारीफ हुसैन शाही सिंहासन पर बैठे राजा किस शैली का चित्र है? तो अहमदनगर शैली का चित्र है। एक बगीचे में कवि कृति कौन सी शैली से है? तो दक्षिण शैली से है। ठीक है, आप दक्षिण शैली में भी अगर पूछा जाए तो गोलकोंडा शैली से है। ठीक है, जिसके अंदर मोहम्मद अली को बैठाया, मोहम्मद अली ने इस चित्र को बनाया है। नेक्स्ट है, कांगड़ा शैली के चित्रों के कोई 2 विषय लिखो। तो राधा कृष्ण पर आधारित, इसके अलावा 12 मासा, गीत गोविंद, ये सब विषय रहे कांगड़ा शैली के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी राय की कृति ब्लैक हॉर्स के बारे में 2 विशेषता लिखो। तो काली लयदार मोटी रेखाएं, मोटी काली लयदार रेखाएं, और जो ब्लैक हॉर्स उन्होंने बनाया है तो उसका बैकग्राउंड जो है रेड है, यानी कि पृष्ठभूमि लाल है। अब उसके बाद आपका शुरू हो रहा है सेक्शन बी। 40 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। तो पाल चित्र शैली की विशेषताएं आपको लिखनी थी। तो पाल चित्र शैली की प्रमुख विशेषता तो ये है कि
सवा चश्म चेहरों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जो आँख है वो गाल के बाहर दिखाई देती है झांकती हुई। इसके अलावा भीड़ भाड़ रहित अंकन है। चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म पर आधारित चित्र बने हैं। ठीक है, और है इसके बाद नेक्स्ट, संग्रहणी सूत्र में किसका वर्णन किया गया है? तो संग्रहणी सूत्र में जैन धर्म की जो विधाएं हैं वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, कि इन चीज़ का कैसे पालन करना चाहिए। जैन धर्म से संबंधित धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अकबर कालीन मुग़ल कला के बारे में आप क्या समझते हैं? तो अकबर कालीन मुग़ल कला का जो आरंभ हुआ है, बीजारोपण हुआ है, वो अकबर के समय से माना जाता है। और मुग़ल साम्राज्य की नींव जो डाली थी वो डाली थी बाबर ने, मतलब साम्राज्य खड़ा किया बाबर ने, लेकिन कला की जो शुरुआत हुई है वो अकबर के समय से हुई है। और किन कलाकारों ने की है? वो 4 स्तंभ कलाकार थे, मीर सैयद अली, अबुल समद सिराजी, दसवंत और बसावन। ठीक है, अकबर काल की जो कला थी वो दरबारी कला थी। पोथी चित्रण बहुत ज़्यादा हुआ, ग्रंथों पर चित्रण बहुत ज़्यादा हुआ, और इसके अलावा हिंदू चित्रकार अकबर के दरबार में बहुत अधिक मात्रा में होते थे। ठीक, सभी चित्रण जो था वो अकबर के कला में शुरू हुआ। सभी मतलब व्यक्ति चित्रण, तो ये सब चीज़ इसके अंदर लिखा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, जहांगीर कालीन किसी एक प्रसिद्ध कृति के बारे में बताइए। तो जहांगीर की तो एक चित्र, कोई भी जहांगीर कालीन कोई भी चित्र जो आपके सिलेबस में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते थे। तो समझो हम यहाँ पे मंसूर का बाज चित्र जो है, टर्की बाज जिसको बोल देते हैं, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो उसके अंदर उसने एक मंसूर ने, जहांगीर कालीन, एक चित्र बनाया है जो कि एक बाज पक्षी का है, जो जहांगीर के मित्र ने उनको भेंट किया था। ठीक है, और उस चित्र पर देवनागरी लिपि में बहरी बाज करके लिखा हुआ है। और ये जो चित्र बनाया था वो मीर मंसूर ने बनाया था। ठीक है, मीर मंसूर जो पशु पक्षी का चित्रण है वो बहुत अच्छा करते थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, संयोजित घोड़ा चित्र से आप क्या समझते हैं? इसको आपके बुक में संयोजित घोड़ा, कंपोसाइट हॉर्स को समग्र घोड़ा करके दे रखा है। अगर इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ना हो तो इस चित्र में एक घोड़े का चित्रण करते समय कलाकार ने घोड़े में अनेक आकृतियों को चित्रित किया है। साथ ही पृष्ठभूमि में भी अनेक असाधारण आकृति जैसे उड़ते हुए सारस, शेर, चीनी बादलों का चित्रण, बड़े पत्ते वाले पौधे आदि दर्शाए हैं, जो कलाकार की कल्पनाशीलता व स्वप्नशीलता को प्रदर्शित करता है। कुछ आकृतियों को आकाश में उड़ते हुए दिखाया है, जिनकी आंखें चित्र में चित्रित की गई चट्टान को देखती प्रतीत होते हैं। चित्र में घोड़े को सरपट दौड़ते हुए दिखाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, पोलो खेलते हुए चांद बीबी। तो गोलकुंडा शैली का चित्र है, दक्षिण शैली में बना है। ठीक है, चांद बीबी अपनी सहेलियों के साथ एक ग्राउंड में पोलो खेल रही हैं, घोड़े पर चित्रित हैं, हाथ में स्टिक है और एक गेंद को साधने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। गतिशील अवस्था में चित्र है, घोड़ों में गति है, और वस्त्रों में जो गति दिखाने के लिए वस्त्र हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनवे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जिसको हम पैक ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। पैक ग्रुप की स्थापना कब हुई? 1943 में कलकत्ता में और मुंबई में। ठीक है, और किसने करी? आरा, रजा, सुजा, और बाद में इसके अंदर MF हुसैन, बांकड़े और गाड़े, ये 6 सदस्य हो गए थे। ठीक, और इसकी जो क्या नाम है, पैक ग्रुप जो था 1949 में जब इसकी स्थापना मुंबई में होती, तो इसकी जो संयुक्त प्रदर्शनी थी वो कलकत्ता ग्रुप, जिसकी स्थापना हुई थी 1943 में, इसके साथ भी हुई थी। कब? 1950 में। ठीक है, 1949 में इनकी एकल प्रदर्शनी अपनी खुद से हुई थी, और बाद में इन्होंने 1950 में समग्र, मतलब एक साथ कंबाइंड प्रदर्शनी करी थी कलकत्ता ग्रुप के साथ। नेक्स्ट है आपका, ट्रम्प ऑफ लेबर से आप क्या समझते हो? तो श्रम की विजय चित्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। DP राय चौधरी का चित्र नहीं है, मूर्ति है, DP राय चौधरी ने बनाई है। ठीक है, यथार्थवादी शैली में है, जिसके अंदर
कुछ मजदूर जो हैं वो लकड़ी की बल्लियों से एक शिला को धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस प्रयास में डीपी राय चौधरी ने जो मजदूरों का शरीर की मांसपेशियां हैं जो वो फूल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, वो सब दिखाया है, जो कि एक अद्भुत रचना दिखाई दे रही है। और कुछ मज़दूरों ने सर पर कुछ कपड़ा रखा हुआ है और शरीर पर मात्र लंगोट उन्होंने पहनी हुई है। तो मतलब जो उनके शरीर की मांसपेशियां हरकत कर रही हैं उसको दिखाने का प्रयास देवी प्रसाद राय चौधरी ने यहाँ पे किया है। इसीलिए इस कृति को देवी प्रसाद राय चौधरी की ऐसे यथार्थवादी, वैसे वो यथार्थवादी ही थे देवी प्रसाद राय चौधरी, लेकिन उनकी एक अच्छी मूर्ति ये मानी जाती है। वर्तमान में अगर आप इसको देखना चाहें तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है, कांस्य धातु से ये बनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चगुतई की प्रसिद्ध कृति राधिका पर प्रकाश डालिए। तो अब्दुल रहमान चगुतई का एक चित्र है राधिका, जिसके अंदर एक नारी का अंकन उन्होंने किया है। नारंगी रंग की चोली उसने पहनी है और पीले रंग का ओढ़नी उसने पहनी हुई है। उसके जो चेहरा है वो नीचे झुका हुआ है और पास ही में एक दिया जल रहा है। वॉश पेंटिंग है, कोमल रेखांकन है और वो अपने नायक का मतलब अपने प्रेमी का इंतज़ार कर रही है। ठीक है, बहुत अच्छा चित्र है चगुतई का, बहुत कोमल रेखांकन उन्होंने किया है, वॉश पद्धति में बना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जर्नीज़ एंड। जर्नीज़ एंड मतलब यात्रा का अंत, जिसको हम जीवन संध्या नाम से भी जानते हैं। और यात्रा का अंत और जीवन संध्या चित्र एक ही है। बनाया किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया। किसकी याद में बनाया? तो उनके जो चाचा थे रविंद्रनाथ टैगोर, जब उनकी मृत्यु हो गई थी 1941 में, सॉरी नहीं, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, 1941 में ही रविंद्रनाथ टैगोर की जब मृत्यु हुई थी, तो उस वक्त अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपना लास्ट चित्र बनाया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपनी तुलिका को छोड़ दिया, त्याग दिया, हमेशा के लिए कोई चित्र नहीं बनाया, क्योंकि वो अपने चाचा से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, प्रेम करते थे। तो इस चित्र में उन्होंने एक ऊँट को भारी जिम्मेदारियों के बोझ से लदे हुए ब्राउन कलर में चित्रित किया है। ठीक है, मतलब ऐसे उस ऊँट का वो लगभग अंतिम समय ही है, बोझ से दबा हुआ है, आगे के जो पैर हैं उसके वो टिक गए हैं, वॉश पद्धति में बना हुआ है ये। ठीक है चित्र, और इस चित्र के बाद फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने और कोई चित्र नहीं बनाया, उनका अंतिम चित्र था। सेक्शन सी है आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपको 150 शब्द में लगभग आंसर देना था और 1.5 नंबर का ये प्रश्न है आपका, कांगड़ा शैली में चित्रित नायिका भेद से आप क्या समझते हैं? तो आपको पता ही है कि 8 नायिकाओं का चित्रण हुआ है। ठीक है, पहाड़ी कला में, कांगड़ा शैली में, तो उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। पहाड़ी चित्रों में या कांगड़ा चित्रों में सबसे अधिक चित्रित विषय में से एक है नायिका का चित्रण, नायिका भेद जिसको बोल देते हैं, या 8 नायिकाओं का अंकन बोल देते हैं। तो महिलाओं के विभिन्न स्वभाव और भावनात्मक स्थिति का जो वर्णन है उसी को ये नायिका भेद बोल दिया गया है, जिसके अंदर एक नारी है जिसको बोलते हैं उल्का या उत्का। तो इसमें क्या दिखाया जाता है कि प्रियतम की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने वाली नारी, स्वाधीन पति का वह नायिका जिसका पति उसकी इच्छा के अधीन है। इस तरह से जो अपने पति का इंतजार कर रही होती है या प्रियतम का इंतजार कर रही होती है, तो उसको उत्का या उल्का बोल देते हैं। सेकंड है वासक सज्जा नायिका, जो अपने प्रेमी के यात्रा से लौटने का इंतजार कर रही है और उसके स्वागत और मिलन के लिए तैयारी कर रही है। पुष्पों से सजा रखा है उसने अपने घर को और खुद भी सज धज के इंतजार कर रही है। एक है कलहंतरिता। कलहंतरिता वो वाली नायिका है कि प्रियतम देर से आया है और उसका विरोध कर रही है। ठीक है, नाराज़गी दिखा रही है। ठीक है, और उसको वो कह रही है कि मतलब जो उसका प्रेमी है वो पश्चाताप करे लेट से आने के लिए, कोई कारण बताए करके। और ये है चौथी अभिसारिका। ठीक है, अभिसारिका जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, पहाड़ी कलाकारों ने अभिसारिका को बहुत ज़्यादा चित्रित किया है। इसके अंदर जो नायिका है वो अपने प्रीतम से मिलने के लिए प्रकृति के तत्वों पर, मतलब प्रकृति में, मतलब बाहर जंगल में, पहाड़ी में, इस तरह से वो अपने पति का या प्रेमी का इंतजार कर रही होती है, अभिसारिका। ठीक है, तो इस तरह से ये सब नायिका भेद के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। 1.5 नंबर के प्रश्न में अगला प्रश्न है आप लोगों से, राम वेक्सविथ सिंह द प्राइड ऑफ द
ओशन। समुद्र का गर्व मंदन करते श्री राम, घमंड चूर करते श्री राम। ठीक है, तो ये वाला चित्र था जो आपको एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन 1.5 नंबर का क्वेश्चन है, अभी इसको देख लेते हैं। और इसके बाद जो आपका 16 नंबर है प्रश्न 1.5 नंबर के लिए, वो भारतीय कला में आधुनिकता से आप क्या समझते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। पहले आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है एक चित्र, ठीक है, राम समुद्र का गर्वमर्दन करते हुए। ठीक है, राजा रवि वर्मा ने इस चित्र को बनाया है। आधुनिक शैली का है ये चित्र और कैनवास पर तेल रंग से बना है 19वीं शताब्दी में। वर्तमान में अगर आप चाहें इस चित्र को देखना तो आपको कर्नाटक जाना पड़ेगा, मैसूर में। इसके अलावा आप गूगल वगैरह पर देख सकते हो। ठीक है, और इस चित्र में अगर आप ध्यान से देखोगे तो रामायण का वो वाला दृश्य यहाँ पर चित्रित किया गया है जब लंका जाने के लिए श्री राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं राम सेतु का निर्माण करने के लिए। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे राम जी एक पहाड़ी पर खड़े हैं। देखो हवा का वेग कितना ही अच्छे से चित्रकार ने यहाँ पे दिखाया है। राम जी की धोती उड़ रही है। ठीक है, सीधे हाथ में उन्होंने बाण पकड़ा है और उल्टे हाथ में धनुष पकड़ा है, बस चढ़ाने ही वाले हैं। और जो समुद्र की लहरें हैं वो आपको सफ़ेद दूध के रंग से दिख रही है। 3 आकृति दिख रही हैं, माना जा रहा है कि वो समुद्र देव हैं, और जो 2 महिला आकृति हैं वो उनकी पत्नियां हैं। और राम जी से वो निवेदन कर रहे हैं कि कृपया उनका मतलब नाश ना करें, एक तरह से जल को ना सुखाएं, क्योंकि जब वो रास्ता नहीं दे रहे तो श्री राम जी को क्रोध आ गया था और वो बाण से समुद्र को ख़त्म करने का मन में ठान चुके थे। तो वही सब यहाँ पर चित्रकार ने चित्रित किया है। ठीक है, तो तेल रंग से बना है, कैनवास पर बना है। इसके बाद 1.5 नंबर का प्रश्न था आपका, भारतीय कला में आधुनिकता से क्या तात्पर्य है। तो उस दौर से है जब बंगाल शैली का उदय हुआ। आधुनिकता कब आई भारतीय कला में, बंगाल शैली के उदय पर आई। और बंगाल शैली के उदय को भारतीय कला के इतिहास में पुनरुत्थानकालीन कला बोला जाता है। कला का दोबारा से उत्थान हुआ, इसको इसलिए बोला गया पुनरुत्थान। भारतीय कला को उसको सही पहचान दिलाई थी ईवी हवेल ने और अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ईवी हवेल ने प्रेरणा दी थी अवनींद्रनाथ टैगोर और टैगोर साहब ने प्रयास किए थे। तो टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना करके बंगाल शैली की नींव डाली और कलाकारों को एकत्रित कर भारतीय कला का प्रचार व प्रसार किया। भारत के विभिन्न भागों में भी किया और विदेशों में भी किया। विदेशी लोगों को ये दिखाया कि भारतीय कला का जो कितना रिच है, हमारा जो मतलब संस्कृति है, भारतीय कला है। और इसके लिए उनके जो सहयोगी कलाकार रहे वो थे नंदलाल बसु, असित कुमार हल्दर, शमलेंद्र नाथ गुप्त, देवी प्रसाद राय चौधरी, के वेंकटप्पा और भी बहुत सारे कलाकार थे। इसके बाद आपका सेक्शन डी आ जाता है, जहाँ पर आपको 2 प्रश्नों में विकल्प दिया गया है और 250 शब्दों में अंतर देना है। मतलब लगभग एक निबंध लिखना है आपको। या तो आप जोधपुर चित्रकला शैली के बारे में बता दीजिए या आप जयपुर चित्रकला शैली के बारे में बता दीजिए, और 2 नंबर का ये आंसर है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। तो जोधपुर कला शैली जो है वो राजस्थान की एक कला शैली है जिस पर मुग़ल प्रभाव है, और इसका प्रारंभिक विकास हुआ था राव मालदेव के काल में। ठीक है, उन्होंने 52 युद्धों को जीता था, ऐसा कहा जाता है। और इनका जो स्वर्ण काल रहा जोधपुर शैली का, वो रहा जसवंत सिंह प्रथम के समय पे। जोधपुर शैली मालदेव के समय में स्वतंत्र अस्तित्व में आई। पहले इस पर मेवाड़ शैली का प्रभाव था। और इसके जो पहले चित्र हैं वो आपको चोखे के महल में दिखते हैं, जो कि किससे संबंधित थे, उत्तरायध्ययन सूत्र से संबंधित थे। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर में सूरसिंह के समय ढोला मारू का प्रमुख चित्रण हुआ। इनके जो शीर्षक हैं जो वो लिखे गए हैं नागरी लिपि में और गुजराती भाषा में। पाली का रागमाला संपुट मारवाड़ का प्राचीनतम तिथि युक्त कृति के रूप में महत्व रखता है। 1623 ईस्वी में वीरजी द्वारा पाली के वीर प्रसिद्ध विठल दास चंपत दास के लिए रागमाला चित्रित की गई थी। बात करें अगर इसके चित्रित विषयों की, तो राजसी ठाट बाट जोधपुर शैली में चित्रित किया गया और दरबारी दृश्य चित्रित किए गए। जोधपुर शैली के चित्रकारों में आ जाते हैं, एक भाटी सरनेम है। भाटी सरनेम वाले सभी कलाकार जो हैं उनका संबंध है कहाँ से, जोधपुर शैली से। जैसे किशन दास भाटी, देवी सिंह भाटी, अमर सिंह भाटी, वीर सिंह भाटी, देवीदास भाटी, शिवदास भाटी। ठीक है, इसी तरह से। अब प्रमुख चित्र जोधपुर शैली के कौन कौन से हैं, तो लोक गाथाओं का चित्रण किया। ठीक है, जैसे ढोला मारू, सबसे ज़्यादा फेमस ढोला मारू है। इसके अलावा सूरसागर, रागमाला, पंचतंत्र, कामसूत्र, ये सारे विषय चित्रित किए गए जोधपुर कला शैली में।
बात करते हैं अभी जयपुर शैली की। तो जयपुर शैली का जो समय रहा है वो 1600 से 1900 तक रहा है, ठीक है। और 18वीं शताब्दी के मध्य में इसके अंदर भित्ति चित्र भी बने हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं? सीकर, नवलगढ़, रामगढ़, झुंझुनू, यहाँ पर भित्ति चित्र जयपुर शैली के प्राप्त हुए। जयपुर कला केंद्र जो था वो सबसे ज़्यादा मुग़ल कला से प्रभावित था। क्यों? क्योंकि मुग़ल दरबार से उनका मेल मिलाप था, रिश्तेदारी थी। इस कारण से सर्वाधिक मुग़ल प्रभाव अगर संपूर्ण राजस्थानी शैली में कहीं पे रहा तो वो जयपुर शैली में रहा। और सवाई जयसिंह द्वितीय के काल से जयपुर शैली का विकास होता है। जयपुर की स्थापना 1727 में करी। किसने करी? सवाई जयसिंह ने करी, आपको पता ही है, ठीक है। और जयसिंह के उत्तराधिकारी हुए ईश्वरी सिंह। साहिब राम यहाँ के फेमस चित्रकार हुए। इन्होंने आदमकद चित्र बनाए। सबसे बड़े चित्र अगर कहीं पे बने हैं तो वो जयपुर शैली में ही बने हैं, मतलब आदमियों के आकार के बराबर चित्र, ठीक है। जयपुर शैली में भक्ति श्रृंगार का सुंदर समन्वय मिलता है। कृष्ण लीला, राग रागनी, रास लीला के अतिरिक्त शिकार तथा हाथियों की लड़ाई के अद्भुत चित्र बनाए गए। विस्तृत मैदान, वृक्ष, मंदिर के शिखर, अश्वरोही आदि सभी बनाए गए कहाँ? जयपुर शैली में। और जो ज़्यादा जयपुर शैली का एक फेमस है वो था उद्यान चित्रण। उद्यान बहुत अच्छे चित्र, उद्यान के चित्र यानी बाग बगीचों के बहुत अच्छे चित्र बनाए गए जयपुर शैली में। स्त्रियों के जो चेहरे थे वो गोल बनाए गए, आकृति मध्यम बनाई गई, मीन नयन यानी मछली के समान आँखें, मासूल चिबुक, भरा हुआ गठित शरीर, ठीक है। और गहरे लहंगा, चोली, दुपट्टा, पतली कमर, नितंब तक झूलती वेणी मतलब चोटी, ठीक है। पैरों में पाजे, माथों पर टीका, ये सब बनाया गया। कहाँ पर? जयपुर शैली में, महिला आकृतियों में, ठीक है। पुरुषों को भी महिलाओं की तरह आभूषणों से सुसज्जित चित्रित किया है चित्रकार ने। कलंगी लगी पगड़ी पहनाई है, कुर्ता पहनाया है, जामा पहनाया है, अंगरखा पहनाया है, ठीक है। कमरबंद, नोकदार जूता, ये सब इस तरह की वेशभूषा रही है जयपुर शैली में। हरा रंग मुख्यतः प्रयोग में लाया गया है। इसके अलावा हाशिए जो बने हैं वो लाल रंग से बने हैं, बेल बूटों से सजाया गया है। हरे रंग के अलावा लाल, पीला, नीला और सुनहरी रंगों का प्रयोग जयपुर शैली में किया गया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है मिथिला कला से आप क्या समझते हैं या फिर वर्ली चित्रकला से आप क्या समझते हैं। दोनों में से जिस भी चित्रकला के बारे में आपको पता है उसके बारे में आपको बता देना था। 2 नंबर का प्रश्न है, 250 नंबर में आपको आंसर देना था। तो मिथिला कला वही बिहार की लोक कला जिसको हम मधुबनी के नाम से भी जानते हैं। आंसर देख लेते हैं एक बार। मिथिला कला सबसे प्रसिद्ध कला परंपराओं में मिथिला कला का नाम महत्वपूर्ण रूप से आता है। मिथिला स्थान प्राचीन काल में विदेही के नाम से जाना जाता था। यह स्थान माता सीता की जन्मस्थली भी है। इसके निकट के क्षेत्र को मधुबनी नाम से पुकारा जाता है। यह कला एक लोक कला परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं विशेष रूप से विवाह के अवसर पर मिट्टी के बने भवन की दीवारों पर विभिन्न आकृतियों का अंकन कर रंग लगाने की परंपरा थी। लोक मान्यताओं के अनुसार इस कला का उद्भव भगवान राम और राजकुमारी सीता के विवाह से हुआ था। चमकीले रंगों की विशेषता वाले इन चित्रों को मुख्य रूप से घर के 3 क्षेत्रों में चित्रित किया जाता था। मधुबनी कला में चित्रित किए गए विश्व के रूप में भागवत पुराण विषय, ठीक है, विषय है यहाँ पर, किए गए विषय के रूप में भागवत पुराण, रामायण के प्रसंग, शिव पार्वती की कथा, राधा कृष्ण की रासलीला, दुर्गा काली आदि देवी देवताओं का अंकन किया जाता है। मिथिला कलाकार चित्र में खाली स्थान नहीं रखते। शेष बचे स्थान पर पक्षी, फूल, जानवर, मछली, सर्प, सूर्य, चंद्रमा जैसे प्राकृतिक तत्वों से चित्र की सजावट को पूरा कर देते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन में था वो था वर्ली चित्रकला। तो वर्ली चित्रकला में क्या आप आंसर दे सकते थे? महाराष्ट्र की लोक कला है वर्ली। तो उत्तरी महाराष्ट्र के पश्चिमी समुद्र तट पर ठाणे जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के चारों एक बड़े समुदाय के रूप में वर्ली समुदाय निवास करता है। इस समुदाय द्वारा अपने घर की मिट्टी की बनी हुई रंगीन दीवारों पर चावल के आटे से चित्रों का अंकन किया जाता है। इन चित्रों का उद्देश्य उन्नत उत्पादकता, बीमारियों को दूर करना, मृत लोगों को प्रसन्न करना व उनकी आत्मा की मांग को पूरा करना। और इसकी जो शेप होती है ना वो कैसी होती है? ऐसे डमरूनुमा आकृति, सीढ़ीनुमा आकृति। विवाहित महिलाएं विशेष
अवसरों पर चौक नामक अपनी महत्वपूर्ण कला निर्मित करती हैं। यह विवाह, उर्वरता, फसल कटाई और बुवाई के समय निर्मित किए जाते हैं। इनके जो विषय हैं वो क्या होते हैं? खेती के चित्र, नृत्यों के चित्र, जानवरों के चित्र, पौराणिक कथाएं, कहानी, किस्से, शिकार दृश्य, मछली पकड़ने का, बाघ का चित्रण, ये सारे मुख्य विषय रहते हैं इन लोगों के। ठीक है, तो बेटा ये था आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन। होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, अच्छे नंबर आप लोग अपने एग्ज़ाम में लेकर के आएंगे और आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी, समझ आया होगा किस क्वेश्चन का आंसर क्या देना था, किस तरह से देना था। तो बेटा मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, स्कूल ग्रुप में बच्चों के साथ शेयर करना है और इसके साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।